हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं मैथ की क्लासेस शुरुआत मतलब हमने मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और आज हमारी थर्ड क्लास है। ठीक, इससे पहले हमारी दो क्लास हो चुकी हैं। ठीक, और आप भी मतलब बढ़िया तरीके से उन क्लासों को ले रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक, और जैसा कि आपको पता है अब तो यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक, अप्रैल में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो अब तो आप जी जान से तैयारी में लग जाइए। ठीक, और अभी से ही आप पढ़ना चालू कर दीजिए। जो भी बच्चे मतलब अभी जो यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी अभी जो एग्जाम हुआ था और जो बच्चे किनारे पर रह गए हैं, ठीक, या फाइनल मेरिट से आउट हो गए हैं, ठीक, तो अब आपको नई उम्मीद जगी है आपकी, क्योंकि नई वैकेंसी आ चुकी है और उसमें एसआई की भी वैकेंसी है। ठीक, तो क्या पता मतलब आपके भाग्य में सीधा एसआई बनने लिखा हो, सीधे कंधे पर 2 स्टार लगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप निराश मत होइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और इस बार आपको एक सीट तो लेनी ही है। ठीक, और स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, और मैथ की आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक, तो मैथ में करवा ही रहा हूँ और आपने देखा ही होगा क्योंकि इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट भी करवाए थे। ठीक, तो मैथ में इस तरीके से करवाऊंगा कि आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक, जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, इसी तरीके से आप करोगे। बस आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक, और सिलेबस मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक, इससे अभी मुझे लगता है शायद जो हमारे राजकुमार सर हैं, उन्होंने अभी जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है, इसके फुल नोटिफिकेशन के ऊपर अभी डिटेल में जानकारी बताई भी थी। ठीक, तो उसे भी देख लेना कि वहाँ देख लेना एज रिलैक्सेशन वगैरह, ठीक, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, तो वहां से देख लेना। ठीक, और ये हमारी तीसरी क्लास है। और मैं आपको बता दूं, ठीक, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी वो बेसिक्स के ऊपर थी। जो मैंने पहली क्लास करवाई थी वो सिर्फ उसमें बेसिक्स बताए थे, मतलब छोटी छोटी चीजें बताई थी, बस बेसिक्स। और जो हमारी सेकंड क्लास थी उसमें मैंने जो करवाए थे वो प्रैक्टिस करवाए थे, क्वेश्चन के प्रैक्टिस सिर्फ बेसिक्स के ऊपर छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो करवाए थे। और उसमें मैंने एक टाइप और करवा दिया था, फ्रैक्शन वाला, जो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो वाला। ठीक, और जो आज की क्लास हमारी जो थर्ड क्लास है ये, इसमें जो हम करवाने वाले हैं वो 4 टाइप करवाऊंगा मैं। ठीक, एक तो एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्क्स, जो मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, और ठीक, और दूसरा एरर इन कैलकुलेशन। ठीक, जो कैलकुलेशन में एरर होती है, त्रुटि, मतलब ये पूछता है कि कितने प्रतिशत तुमने त्रुटि की कोई चीज निकालने में कैलकुलेशन में। ठीक, तो ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट्स ये वाला टाइप भी करवाएंगे। ठीक, ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट्स, और एक ये वाला डेप्रिसिएशन एंड पॉपुलेशन चेंज। ठीक, और मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है, ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा। ठीक, तो ये रहा अंकों पर आधारित प्रश्न, गणना में त्रुटि, और सूखे एवं ताजे फल, ठीक, और मूल्य ह्रास एवं जनसंख्या परिवर्तन, ये वाले टाइप आज कवर करेंगे इस वीडियो में, 4 टाइप। और इससे फ्रैक्शन वाला टाइप मैंने उससे पहली यानी दूसरी क्लास थी उसमें करवा दिया था। ठीक, और उससे पहले सिर्फ बेसिक्स बताए थे मैंने। तो पहला मतलब पहला टाइप है ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्क्स, तो मार्क्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो वाला टाइप मैं करवाने वाला हूँ। ठीक, तो ये है क्वेश्चन, तो करते हैं। इसमें कहा है कि एक छात्र को किसी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक सुरक्षित करने होते हैं। अगर वह 82 अंक प्राप्त करता है और 23 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक, तो विषय के अधिकतम अंक निकालने हैं। तो मैं आपको बता दूं, ठीक, जो अंक होते हैं हमारे, जो मार्क्स होते हैं वो मैक्सिमम 100% हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। ठीक, तो इसमें उसने जो पासिंग मार्क्स है उत्तीर्ण होने के लिए वो 35% है। इसने कहा कि उसने 82 अंक प्राप्त किए, यानी कि 82 अंक उसे मिले और वो 23 अंकों से हो गया फेल। अगर मान लो उसे 23 अंक और मिल जाते तो इसका मतलब पास हो जाता, पास होने लायक तो उसके नंबर आ जाते, जो कि हमारे 35% के बराबर बैठते, ये 35% के बराबर बैठते। ठीक, तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को करते हैं, क्योंकि 82 तो उसके मार्क्स थे लेकिन वो 23 नंबर से हो गया फेल। अगर मान लो उसे 23 नंबर और मिल जाते, यानी 82 में अगर हम 23 इंक्लूड कर दें तो वही था हमारा पासिंग मार्क्स, मतलब 35% के बराबर। अब हमें निकालने हैं अधिकतम अंक। अधिकतम अंक का मतलब मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, यानी 100%। ठीक, 100% ही तो होते हैं अपने आप में मैक्सिमम मार्क्स, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 82 और 23 जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 8 2 10, ये होगा 105, मतलब 35%। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। इसे काट सकते हैं, 35 दिया 105, यानी कि 3 किसके बराबर आएगा, 1% के बराबर। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 100% की वैल्यू, 100 दिया 300। ठीक, तो ये आ गई 100% की वैल्यू, मतलब हमारे 100% मार्क्स, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 300 है, तो 300 नंबर का वो पेपर था जो भी था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कहा है कि एक उम्मीदवार एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 320 अंक प्राप्त करने वाला एक अन्य छात्र
30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो फिर खोजे, यानी 3 चीज बतानी है हमें, ठीक, यानी पासिंग मार्क्स, टोटल मार्क्स और पासिंग परसेंटेज, ठीक। और जो बच्चे मतलब सीबीएसई बोर्ड के हैं, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं क्वेश्चनों को, ठीक, तो वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मतलब दोनों टाइप में मैंने कवर किए हैं, और मैं बताता भी मतलब बाईलैंग्वेज हूँ, ऐसी बात नहीं, ठीक। तो इसने कहा, क्या कहा है, मतलब उसे 30% अंक प्राप्त हुए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 30% अंक उसे मिले, ठीक। कितने मिले? 30% अंक। और कितने नंबर से वो फेल हो गया? 50 नंबर से। अगर मान लो उसे 50 नंबर और मिल जाते तो इसका मतलब उसे पासिंग मार्क्स के बराबर पहुंच जाता वो, ठीक, पासिंग मार्क्स के बराबर पहुंच जाता। ये होंगे पासिंग मार्क्स, ठीक, 50। अब दूसरा कह रहा है कि जो दूसरा लड़का है कोई, उसे 320 अंक प्राप्त करने वाला एक अन्य छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, वो 30 नंबरों से फेल हो गया। मानो कि कोई दूसरा छात्र है, उसे मिले 320 नंबर, ठीक, ये 320, और वो कितने नंबरों से फेल हुआ? 30 नंबरों से। अगर मान लो उसे भी 30 नंबर मिल जाते तो वो भी पासिंग मार्क्स, यानी कि तक पहुंच जाता, पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता, ठीक। अब पासिंग मार्क्स दोनों को इक्वल कर देंगे और यहां से हम निकाल लेंगे, ठीक, इसे रखेंगे, यानी 30% प्लस 50 इज इक्वल टू 320 प्लस 30। इन्हें जोड़ेंगे, अगर 320 में 30 जोड़ेंगे 350, 50 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 350 में से 50 जाएंगे तो बचेंगे 300, यानी 30% की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 300, ठीक। अब मतलब 30 से काट देंगे, 10 बार कट जाएगा, मतलब 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या? 10। और हम यहां से 100% की अगर वैल्यू निकालें, दोनों तरफ हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी हमारी 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू का मतलब अधिकतम मार्क्स, जो कि आगे क्या? 1000, ठीक। तो ये क्या आ गया? हमारे टोटल मार्क्स। देखो टोटल मार्क्स जो आगे वो आ गया हमारे 1000, ठीक। और जो पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं? 30%, किधर से भी निकाल सकते हैं, या तो यहां से निकाल लो, यहाँ से, ठीक। तो पासिंग मार्क्स यहां से देख सकते हैं, 320 में 30 जोड़ेंगे 50, तो इसका मार्क्स, इसका मतलब जो पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं? 320 प्लस 350, 320 प्लस 30 यानी कि 350। तो पासिंग मार्क्स हमारे 350। अब इसने पूछा है सी पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी कि जो 350 है इनका परसेंटेज निकालना है 1000 का, टोटल मार्क्स में से मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो यहां से खत्म, तो बचेगा 35। तो इसका मतलब 35%, जो पासिंग परसेंटेज है वो है 35%, ठीक। तो इस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, टेंशन मत करना, ठीक। सब समझ में आएगा आपको। और थोड़ा बहुत अगर आपके समझ में नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लिया करो, ठीक। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, या मैथ्स जो हमारा एग्जाम में आता है बहुत हार्ड हार्ड लेवल का आता है, ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा ही होगा, जैसा अभी कांस्टेबल का भी एग्जाम हुआ है, यूपी कांस्टेबल का, तो कोई इतना बढ़िया मैथ नहीं आया, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर मैथ अगर आपने एक बार ढंग में सीख लिया, ठीक, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और प्रैक्टिस कर रहे हो और रिवीजन कर रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पूरे नंबर लेकर आना मैथ में, ठीक। मैथ और रीजनिंग तो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि इनमें पूरे नंबर आते हैं, ठीक है। सिलेक्शन वही ले, मतलब ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन इसी वजह से होता है, क्योंकि जिनके बच्चों के मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिन बच्चों का मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक, तो मार्क्स ले ही, मतलब नंबर ज्यादा से ज्यादा ला ही नहीं पाता, ठीक। जीके में थोड़े आते हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर। आपने किसके सुने होंगे कि जीके में पूरे के पूरे नंबर कोई ले आया, ठीक। तो जीके में तो मतलब आधे नंबर, 50% नंबर नंबर लाने भारी पड़ जाता है, ठीक। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें 100% नंबर ला सकते हो आप, ठीक। तो यही होते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट, और ये सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ज्यादातर बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, ये करता हूँ कि सबसे पहले आप मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक। क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इन्हें अगर आपने स्ट्रॉन्ग बना लिया तो आपके नंबर फिक्स हो गए, ये तो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। फिर बचती है जीके या हिंदी, तो हिंदी भी मतलब इतनी बड़ी बात नहीं होती। फिर बचती है जीके, तो जीके में तो जितने बच्चे सब लेकर आते हैं, मतलब 50% के समथिंग, इतने ही आप ले आओ तो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, ठीक, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। अब बच्चे क्या है, ज्यादातर मैंने देखा है कि जैसे यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, जैसे जो यूपी पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं, उनका मैथ वीक होता है, ठीक है। जो मैथ वीक होता है तो वो मैथ को पढ़ते भी नहीं है, वो हिंदी को ही पढ़ते रहते हैं, हिंदी जीके हिंदी जीके, ठीक। जबकि मैथ, अगर मैथ सब उसमें आ रहा है किसी एग्जाम में, तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा, बगैर उसके तो सिलेक्शन होएगा ही नहीं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा है एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र असफल रहे, तो परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित हुए? देखो, मतलब 92% जो छात्र वो पास हुए, तो इसका मतलब जो 8% छात्र वही तो फेल हुए होंगे, तो 8% छात्र हुए फेल, जो कि इसने कहा कि 480 छात्र असफल रहे, तो यही तो है वो 480 छात्र,
480 छात्र जो कि फेल हुए। ठीक, हमसे निकालना है टोटल स्टूडेंट, तो यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। टोटल स्टूडेंट 8 से अगर इसे काटेंगे तो 8 × 48 यहाँ बचेगा 6, यानी 1% की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 60। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई दोनों तरफ क्या काय से कर देंगे 100 से ये। ठीक, तो इधर हो जाएगा 100%, इधर हो जाएगा 6000। तो टोटल बच्चे कितने थे 6000। 6000 किस में दिया है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बेसिक से। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कहा है स्कूल एक्स के छात्रों की एक निश्चित संख्या, स्कूल एक्स के छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुई और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। स्कूल वाई से स्कूल एक्स से 130% अधिक छात्र समान परीक्षा में उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालयों से उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या का 90% उत्तीर्ण हुआ तो विद्यालय से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। ठीक, विद्यालय से अनुत्तीर्ण, ठीक, लेकिन यहां दिया वाई। ठीक, मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड। ठीक, तो मतलब शायद यहां भी वाई आएगा, मतलब तो विद्यालय वाई से, ये कहना चाह रहा है कि वाई से। ठीक, विद्यालय वाई से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालना है। देखो, एक स्कूल एक्स है और एक स्कूल वाई है। देखो मैं बता दूं, यानी स्कूल एक्स मानो इधर स्कूल है वाई। अब देखो इस टाइप पे कैसे करते हैं, इसने कहा था स्कूल जो एक्स के छात्र एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। मतलब स्कूल एक्स में हमने मान लिया 100 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट है 100 स्टूडेंट, तो 20% छात्र तो हो गए फेल इसमें से। ठीक, मान लो ये पास है ये फेल है। ठीक, तो फेल हुए 20% छात्र, तो 100 का 20% निकालेंगे 20, तो 20 हो गए फेल, और 80 जो हुए होंगे वो हुए होंगे पास, ये 80 हो गए पास। अब ये क्या कह रहा था आगे, स्कूल वाई से स्कूल एक्स से 130% अधिक छात्र समान परीक्षा में उपस्थित हुए। मतलब कह रहा है कि स्कूल वाई में जो छात्र थे वो एक्स में जो छात्र थे उसके 130% अधिक हैं। ठीक, 130% अधिक, मतलब जैसा स्कूल एक्स में थे 100 छात्र जो हमने माने थे, इनका अगर हम 130% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 130 ही आएगा ना, 100 से 100 कट जाएगा तो 130, ये तो 130 अधिक अधिक का ही इस बात का ध्यान रखना। तो 100 तो है ही, मतलब अधिक ये हो जाएगा 100 जब इसमें जोड़ेंगे तो इसका मतलब 230। ठीक, तो इसका मतलब स्कूल जो वाई है उसमें टोटल कितने स्टूडेंट है 230, ये भी ध्यान रखना। ठीक, तो स्कूल जो वाई है उसमें कितने स्टूडेंट है 230। ठीक, इसमें है 230। अब क्या बोला है इसने, यदि दोनों विद्यालय से उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या का 90% उत्तीर्ण हुआ, मतलब 90% टोटल जो स्टूडेंट है दोनों के मिला के वो 90% पास हुए, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 230 और 100 330। जो 330 है इनका 90% हुए पास, तो 90% निकालेंगे ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 33 में, 9 27 को 7 का हासिल 2, 9 27 2 29। ठीक, तो 297, इसका मतलब जो टोटल स्टूडेंट है वो है 297, सॉरी 297 ने 200 टोटल जो स्टूडेंट है वो तो है 300, यानी यहां लिख सकते हैं टोटल स्टूडेंट। ठीक, वो कितने हैं 330। ठीक, और जो इनमें से पास हुए टोटल स्टूडेंट और जो फेल हुए वो है अभी जो निकाला था हमने 9 27 9 27 2 29, 297। ठीक, तो 297 थे ये स्टूडेंट जो फेल हुए। ठीक, टोटल में से बता रहा हूं मैं, तो फेल नहीं पास हुए, तो पास आप देख सकते हैं इधर तो जब 80 हुए टोटल 297 पास हुए, अगर 297 से 80 घटा दे तो इधर वो पास होंगे वाई वाले। ठीक, मानो ये पास है ये फेल है। ठीक, अगर हम इसमें से 80 घटाएं तो 7 में से 0 का जाएगा 7, 9 में से 8 जाएगा 1 2, तो इसका मतलब 217 जो हो वो वाई के पास हुए होंगे। ठीक, और वाई में फेल कितने हुए होंगे 230 में से अगर 217 घटा दें तो 13, तो ये 13 फेल हुए होंगे। अब इसने क्या पूछा था, वाई से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो वाई से 13 बच्चे ही तो फेल हुए हैं 13। ठीक, 230 में से ये मल्टीप्लाई 100, ये निकालना आप बस। ठीक, अब निकाल सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, यहाँ क्या बच जाएगा 130 ऊपर, ये 130 और नीचे 23। अगर हम इसे 23 से काटेंगे तो 23 पंजे 115। ठीक, लगभग 5 पॉइंट करके कुछ आएगा, देखो ऑप्शन में है लगभग 5 पॉइंट करके कुछ आएगा। ठीक, तो ये 5.7%। ठीक, तो कितना मतलब वैसे क्वेश्चन का लेवल तो ठीक है,
पर देखो इस तरीके से करना है आपको, कितना सिंपल तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब देखो नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर इन कैलकुलेशन, यानी त्रुटि वाला, त्रुटि परसेंटेज जो पूछता है जिन क्वेश्चनों में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ये। इसमें कहा है कि एक संख्या को एक छात्र द्वारा 2/3 गुणा करने के लिए कहा जाता है। गलती से उसने संख्या को 3/2 से गुणा किया, तो प्रतिशत दोष का पता लगाए, यानी कि हमें परसेंटेज एरर बतानी है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो हमारी एरर होती है वो क्या होती है। ठीक, मानो जैसे मैं आपसे क्या लगूं, ठीक, कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो सोल्व, तो उसका आंसर है मानो 30, उसका आंसर है 30, लेकिन आपका जो आंसर आया है वो आया है 40, मान के चलो ये आया ना 40। मैं कह लूंगा आप फिर आपने एरर कितनी की, तो 40 में से हम 30 को घटाएंगे तो इसका मतलब आपने 10 की एरर की है। ठीक, 40 में से 30 को घटाएंगे 10 की एरर, तो इसका मतलब कह सकते हैं यानी कि जो एरर होता है, एरर का फॉर्मूला वो होता है मेजर्ड वैल्यू, MEASURED, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक, यानी जो मेजर्ड वैल्यू जो आप निकालते हो और जो एक्चुअल वैल्यू है और उसे घटा दे उसमें से, तो वो हमारी एरर आती है। अब लेकिन इसी में कह दे एरर परसेंटेज निकालो, तो एरर परसेंटेज देखो कैसे निकालेंगे। सेम जो हमारी एरर आई है, मानो ये आई थी 10 की एरर, तो ये परसेंटेज में निकालना था 10, जो एक्चुअल हमारी एरर थी, वो एरर कह रहा हूं एक्चुअल वैल्यू थी वो थी 30, तो 30 पे से निकाल लेंगे, ये आ जाएगी हमारी परसेंटेज। ठीक, ये ठीक। और मैं एरर परसेंटेज का फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला भी ऐसे हो जाएगा, ये एरर, एरर परसेंटेज, एरर परसेंटेज का फॉर्मूला वो होगा मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, यानी कि मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अपॉन नीचे आएगी एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज एक्चुअल वैल्यू पे निकालेंगे, और मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एरर परसेंटेज निकालने का। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को भी इसी आधारित फॉर्मूले पे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है एरर का। ठीक, तो इसने कहा था कि एक छात्र है, उससे किसी संख्या में 2/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, देखो कई तरीके बताऊंगा ऐसा करने के, लगभग 4-5 तरीके। ठीक, मतलब एक संख्या मानो x, लेकिन उस छात्र से कहा कि 2/3 से गुणा करनी है, उसने उसमें कर दी 2/3 से गुणा, ये कहा था उसे करने के लिए, लेकिन उसने गलती से क्या करा, उसने गलती से उस संख्या में 3/2 से गुणा कर दी ये। ठीक, तो हमें एरर परसेंटेज निकालना है। ठीक, तो एक्चुअल जो संख्या थी वो थी हमारी ये आनी चाहिए थी। ठीक, उसने निकाल दी ये। ठीक, तो हमारी जो ये है मेजर्ड वैल्यू, अगर इसमें से हम घटाएंगे तो ये एरर आ जाएगी 3x अपॉन 2 में ऐसा करम 2x बटे 3, ये घटाएंगे हमारी एरर आ जाएगी। हमें निकालना इनका परसेंटेज, तो अपॉन परसेंटेज में जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है उसे लिखते हैं, यानी कि 2x अपॉन 3, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये हमारी आ जाएगी परसेंटेज। तो इस प्रकार निकालते हैं हम एरर परसेंटेज ये। ठीक, इसे सोल्व कर लेंगे। अब देखो मैं आपको बता दूं, मैंने हालांकि x लिया था, लेकिन x लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि x आ जाएगा ऊपर से कॉमन, और यहाँ से कॉमन वो कट जाएगा। ठीक, तो अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 में से 4 जाएगा 5, और अपॉन 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 अपॉन 6 ये। ठीक, x भी आएगा, लेकिन x मैंने लिया नहीं, कट जाएगा, नीचे है 2/3, ये 2/3, अब मल्टीप्लाई सबका है 100। ठीक, 3 जाएगा ऊपर, ये काट सकते हैं, 3 दूनी 6 ये, 2 दूनी 4, तो 5/4 और मल्टीप्लाई 100। ठीक, 100 को काटेंगे 4 से, यानी कि 25 बार, अब 25 पंजे 125, तो 125% क्या आ जाएगी एरर, ये आ गई 125% एरर। तो इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक वाला तरीका बताया। ठीक, अब देखो दूसरा तरीका सीखो। देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसे रेशो से निकालो। ठीक, बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे मानो यहाँ है एक्चुअल वैल्यू, ठीक, यहाँ है मेजर्ड वैल्यू। ठीक, तो उसने कहा था 2/3 से गुणा करने के लिए ये। ठीक, हमें उसने कर दी 3/2 से मल्टीप्लाई ये। अगर हम इनका रेशो निकालें, ठीक, तो रेशो अब नीचे की वैल्यू हमें खत्म करनी है,
तो हम इनका एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो दोनों तरफ कर देंगे हम 6 से मल्टीप्लाई। ठीक, ये तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचेगा 4। ठीक, रेशो। अब यहां भी मल्टीप्लाई 6 से हुई है। ठीक, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, यहां बचेगा 9, तो ये आ गया रेशो इनका। ठीक, तो अब देख सकते हैं ये एक्चुअल वैल्यू हमारी 4 है और मेजर्ड वैल्यू 5 है, तो उसने कितने की एरर करी? 9 में से 4 जाएगा 5, 5 की उसने एरर करी, हमें निकालना परसेंटेज, वो निकलेगा इस पर एक्चुअल वैल्यू पे, तो 5/4 मल्टीप्लाई 100। एक तरीका ये है। ठीक, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 पंजे 125, अब भी क्या है 125%। ठीक, तो ऐसे कीजिए सबसे बेहतरीन। ठीक, और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने यहाँ जैसे इनका रेशो निकालना था, मानो ये 2/3 और 3/2 इनका रेशो निकालना था। तो मैंने एलसीएम लेकर बताया कि एलसीएम इनके दोनों का नीचे का, क्योंकि नीचे की वैल्यू हमें खत्म करनी है, तो हम एलसीएम लेंगे और उससे करेंगे मल्टीप्लाई। लेकिन आप सीधा करिए, ऐसे भी कर देते हैं, देखो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, इधर हो जाएगा 2 इधर पहुंचा, 2 दूनी 4, 3 इधर पहुंचा, 3 तिया 9। ठीक, ये आ गया सीधा रेशो। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो आप सबसे बेहतरीन है कि रेशो से कीजिए। जैसे मैं आपसे कहने लगूं, ठीक, कि कोई संख्या उसमें हमें करनी है 4/5 से मल्टीप्लाई, ये, लेकिन गलती से उसमें हो गई 3/2 से मल्टीप्लाई, ये, तो हमें निकालनी है कि परसेंटेज एरर कितना हुआ। ठीक, तो इनका पहले निकालेंगे अनुपात, तो 2 चौक 8 और 5 तिया 15, ये आ गया। ठीक, तो उसने एरर कितने की 15 में से हट जाएगा 7 और 8 पर एरर हुई, ये, तो यहां से आ जाएगा हमारा एरर परसेंटेज। ठीक, तो ऐसे निकालते हैं हम एरर। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका तो आपने सीख ही लिया। ठीक, जो से एक बार दोबारा बता देता हूँ। 2/3 परसेंटेज, वो अनुपात, 3/2 से उसने गलती की, मतलब जो उसने निकाला। अब इनका रेशो निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो कितने 9 में से 4 जाएगा, 5 की एरर 4 पर मल्टीप्लाई 100। ठीक, यहां से क्या आ जाएगा 125%, जो कि आया था हमारा ऑप्शन थर्ड। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसने कहा था एक लड़के ने सवाल का जवाब पाया। ठीक, बस 1 से 1/4 और 1/5 का योग घटाए और दशमलव में उत्तर व्यक्त करे। उसका उत्तर आया 0.45, उसके उत्तर में त्रुटि का प्रतिशत। ये जो क्वेश्चन है, मतलब वही वाला क्वेश्चन है जिसे पहले करवाया था, बस लैंग्वेज थोड़ी हार्ड पूछी है। मतलब ये कह रहा है कि एक जो लड़का था, उसने सवाल का जो जवाब पाया, वो पाया कि एक में से उसे घटाना 1/4 का योग, मतलब 1/5 से, ये घटाना, ये उनका सवाल का जवाब था। अगर इसे हम सोल्व करेंगे, यानी कि 5 एकम 5, 4 एकम 4, ऊपर हो जाएगा 5 4 9, नीचे हो जाएगा 5 चौक 20, और इसे हम घटाएंगे, यानी 20 एकम 20, 20 में से 9 हो गए 11/20। ठीक, अगर हम इसे हम चलो 11/20 भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर इसे पॉइंटों में लिखें तो क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 0.55, ये आ गया। तो उसे ये निकालना था 0.55, लेकिन उसका उत्तर क्या आया, ये। ठीक, मतलब उसका उत्तर आना चाहिए था 0.55। ठीक, और उसका उत्तर आया है 0.45, ये। ठीक, हमें त्रुटि निकालनी है, तो इसमें से इसे घटाएंगे, यानी कि 0.45 में से 0.55 घटाएंगे तो क्या आएगा, वो आएगा 0.10, ये। ठीक, और अपॉन नीचे आएगा 0.55, ये। ठीक, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो हमारी ये है ना। ठीक, और मल्टीप्लाई 100, ये हमारी त्रुटि आ जाएगी, त्रुटि परसेंटेज। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, मतलब हो जाएगा, यानी से क्या, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 पंजे 10 और नीचे 11 पंजे 55, 11 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 200/11%, जो कि इसमें ऑप्शन में भी दिया है, ये 200/11%। ठीक, जो कि ऑप्शन फोर्थ, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक, जैसा हमने इसमें से इसे घटाया ना, तो माइनस का साइन आएगा हमारा। ठीक है, ये एरर भी जो आएगी ना, ये माइनस में आएगी, लेकिन ऑप्शन में दे ही नहीं रखा ऐसा कुछ माइनस। ठीक, तो माइनस यहाँ मतलब क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि जो त्रुटि आई है ना, ठीक, वो माइनस, यानी उसने कमी निकाली है, इतने परसेंट की कमी, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे इतने परसेंट की उसने कमी की है, ना कि ज्यादा निकाली। एक तो होता है, जैसे मानो निकालना था आंसर 6, निकाल दिया उसने 7, तो उसने एक की एरर की है ना, तो वो उसने एक की बढ़त की है एरर में, यानी कि उसने बढ़ा जो ज्यादा निकाली है। और मैं कह लूं उसने 5 निकाली एरर अगर,
तो अब तो उसने एक की जो 1% की एरर उसने कमी की है यहाँ, मानो परसेंट में अगर निकालेंगे 1/6 करके तो इतने परसेंट की उसने कमी की है, माइनस में आएगा क्योंकि कम वैल्यू निकली है ना। तो ये बस माइनस ये शो करता है, माइनस और प्लस, कि उसने जो एरर निकाली और प्लस में निकाली, इसका मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू आई, वो मेजर्ड वैल्यू आई है, वो ज्यादा आई होगी। माइनस शो कर रहा है कि जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है वो कम आई होगी, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें बोला यदि फोटोग्राफ शब्द को पीएच के स्थान पर एफ के साथ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में प्रतिशत में कमी क्या होगी। मतलब ये कह रहा है कि जहां पीएच लिखा है वहां हमने एफ लिख दिया, तो हमें त्रुटि परसेंटेज निकालना है। ठीक, तो पीएच देखो दो जगह है, एक तो यहाँ पीएच है, एक यहाँ पीएच है। ठीक, तो उसने पीएच की जगह स्थान पर कर दिया एफ, मतलब पीएच जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है और एफ एक वर्ड से, मतलब दो वर्ड की जगह एक वर्ड लिखा यहाँ, तो यहाँ भी दो वर्ड की जगह एक वर्ड लिखा, इसका मतलब दो वर्ड की कमी हो गई यहाँ। ठीक, क्योंकि यहाँ अगर एफ लिख देंगे यहाँ भी एफ लिख देंगे तो अब टोटल वर्ड हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पहले थे 10, तो इसका मतलब दो वर्ड की उसने कमी कर दी। पहले वर्ड कितने थे 10, 10 पर मल्टीप्लाई 100, ये आ गया हमारा त्रुटि परसेंटेज। इसे काटेंगे 2 पंजे 10, अब 5 से काटेंगे 20 बार, तो 20%, तो हमारा क्या आ गया 20%, जो कि है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, तो कितना आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक, इसने क्या बोला है, गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया और इस प्रकार इसका मान 175/4% कम हो गया, भिन्न का मान ज्ञात करें। ठीक, तो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहते हैं रेसिप्रोकल को। जैसे मैं आपको बता दूं, एक मान लो संख्या ये है 3/2, मैं कहने लगूं इसका व्युत्क्रम लिखो यानी इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/3। ठीक, ये ठीक, सीधी सीधी सी बात, जैसे मानो कोई संख्या x है, मैं कह लूँ इसका व्युत्क्रम लिखो, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। ठीक, 1 के नीचे लिखना पड़ता है बस, क्योंकि जैसे 3/2 थी ये वाली, तो इसे भी अगर हमने 1 के नीचे लिखा ये 3/2, ठीक, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक, तो हो जाएगा 2/3। ठीक, तो यही तो लिखा था यहाँ ये। ठीक, तो ये होता है व्युत्क्रम, तो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको ना पता हो तो पता हो जाए। ठीक, तो इसमें क्या बोला था, गलती से एक धनात्मक जो भिन्न है, ठीक, मानो वो भिन्न थी x मान ली हमने, ठीक, उसने भिन्न के स्थान पर उसका गलती से क्या व्युत्क्रम टाइप हो गया, यानी कि 1/x टाइप हो गया। ठीक, तो जो ये थी ये एक्चुअल वैल्यू थी हमारी मान, ठीक, जो मेजर्ड वैल्यू थी वो 1/x, उसका व्युत्क्रम टाइप हो गया, ये टाइप हो गई। अब उसकी, अब क्या हुआ, जो इसकी त्रुटि परसेंटेज में कमी आई वो आई 175/4%, मतलब ये 175/4% की कमी आई। ठीक, इसे पहले हम फ्रैक्शन में लिखो, मानो जैसे हम क्या लिखेंगे 175/4, मल्टीप्लाई परसेंटेज को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम 100 से। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इसे काटेंगे तो 25 7 175, 25 चौका 100, 4 चौक 16, ये क्या आ जाएगी 7/16। ठीक, तो 7/16 की कमी हुई। अब ध्यान रखना, इसने क्या कम हो गया, ये रहा कम हो गया, इसका मतलब 16 पर 7 कम होगी एक्चुअल वैल्यू, 16 पर 7 क्या होगी कम, मतलब अगर वैल्यू थी 16 है तो उसकी जो वैल्यू आई निकल के वो आई 16 में 7 के 9, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक, तो अब हमें ऐसे करेंगे। ठीक, मानो जैसे एक्चुअल वैल्यू थी हमारी x और हमारी जो निकली वैल्यू हमने मेजर्ड निकाली वो 1/x। ठीक, ये है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो थी वो थी 16, ठीक, और जो हमारी निकल के आई वो आई 9। यही पूछा था ना, एक बार देख लो, गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया। ठीक, इस प्रकार उसका मान 175/4% कम हो गया, तो भिन्न का मान क्या था। ठीक, तो यही है। ठीक, तो या ठीक, तो इस प्रकार, ठीक, तो ध्यान रखना जो हमारी ये x है और नीचे हमने जो टाइप हुआ था गलती से वो ये एक्चुअल वैल्यू थी वो 16 थी और हमारी कितनी होगी 9, अभी हमने निकाला था वो कैसे। अब इसे सोल्व कर लेंगे, x चल जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा ये x² अपॉन 16/9, वो सॉरी x² इक्वल टू 16/9, स्क्वायर काय में जाएगा रूट में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ये 16/9 रूट में ये। ठीक, 16 का रूट होता है 4 और 3 का होता है वो 9 का होता है 3, तो हमारी क्या आ गई 4/3, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 4/3, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब देखो आप चाहो तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, मैं बताता हूँ। ठीक, ऑप्शन से कैसे करते। ठीक, तो हमें एक्चुअल वैल्यू पूछी थी, तो मानो एक्चुअल वैल्यू जैसे ऑप्शन से करते हैं और हमने मान ली पहला ऑप्शन है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे इसका उल्टा तो वो 1/2 का करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। ठीक, अगर हमें देखो आप देख सकते थे 2 है वो बड़ा है इससे 1/2 से, तो कमी तो हुई नहीं मान में। इसने क्या बोला था
कम यानी 175/4% से कम होगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक, अगर हम इसे करते 4/3 का जो उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 3/4, ये 3/4, तो 4/3 से एक छोटी वैल्यू है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो सकती है। अगर 3/4 का उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 4/3, ये ठीक। 4/3 जो वो 3/4 से बड़ी है, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ी वैल्यू तो आई नहीं ना, छोटी वैल्यू आई है, जब तो उसके त्रुटि में कमी हुई है। ठीक, 1/4 का उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 4, जो कि ये भी बड़ी वैल्यू है, ये 4 भी, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शन तो हो भी नहीं सकते। हम चाहते तो ऑप्शन से कर देते, क्योंकि ऑप्शन जो सेकंड है वो ही दिखा रहा है कि छोटी वैल्यू आएगी हमारी, ये 3/4। और हम फिर यहाँ से निकाल के देख सकते हैं, यानी कि जैसे पहले थी 4/3, फिर होगी हमारी बाद में 3/4, तो इनका रेशो निकाल लेंगे तो 4 चौक 16 और 3 3 9, ये तो कितने की कमी हुई, 16 में से 9 जाएंगे, 7 की कमी हुई 16 पर। परसेंटेज निकालेंगे ये, तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 यानी 25 सत्ते 175 हो जाएगा, नीचे बचेगा 4, तो 175/4, जो कि ये आ गया। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं हमको इन क्वेश्चनों को। ठीक, और ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता था, ऑप्शन से भी कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अब जो हमारा टाइप है वो है ताजे फल और सूखे फल पर क्वेश्चन, यानी कि फ्रेश फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स पर हमारे क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले थोड़ी सी मैं आपको बातें बता देता हूँ इनके बारे में। जैसे हमारे जो फ्रेश फ्रूट होते हैं यही होते हैं, मतलब जो अंगूर, मतलब जो फल होते हैं हमारे। ठीक, और जो हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं वो ये, यानी रेजिन्स यानी किशमिश। ठीक, जिन्हें हम सूखे मेवे भी बोलते हैं। तो फ्रेश फ्रूट के बनते हैं ड्राई फ्रूट, जैसे अंगूर है, अंगूर की हमारी किशमिश बनती है। अब देखो मैं इसमें कुछ बातें बताता हूँ। जैसे अंगूर है, मानो इसमें पहले अंगूर में दो चीज होगी ना, पल्प और वाटर, यानी कि गूदा और पानी। ठीक, तो जो हमारा ये फल है इसमें एक तो होगा पल्प, पल्प कहते हैं गूदा को। ठीक, और एक होगा वाटर। ठीक, यानी गूदा और वाटर होगा, और सेम इसमें भी होगा। ठीक, लेकिन यहाँ वाटर होगा ज्यादा है, जो ताजे फल है। जब हम इन्हें सुखा देंगे तो पानी तो कुछ निकल जाएगा, अरे ऐसा भी नहीं कि पानी सारा निकल जाएगा। ठीक, तो कुछ तो बचेगा ना, जैसे किशमिश है तो कुछ तो उसमें पानी रहता है ना, थोड़ा बहुत। जैसे अंगूर है, अंगूर में ज्यादा पानी होगा, जब उसे सुखा के हम किशमिश बना देंगे उसमें कम पानी होगा। लेकिन जो पल्प है यानी गूदा है, वो तो बराबर रहेगा ना, जितना यहाँ गूदा था ठीक इतना ही यहाँ गूदा रहेगा दोनों में। ठीक, तो गूदा रहेगा हमारा बराबर, लेकिन पानी वो कम हो जाएगा ड्राई फ्रूट में। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को हम ऐसे ही सोल्व करते हैं, मतलब जो गूदा होता है हमारा पल्प, उसे हम इक्वल करके इसको इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, क्योंकि वो तो समान ही रहता है। जैसे देखो ये है क्वेश्चन, तो देखो इस टाइप को कैसे करते हैं। पानी पी लेता हूं मैं, एक बार जो साफ करके देखो, अगर आप पे आते हो तो। देखो इसमें क्या कहा है, ताजे फल में 68% पानी और सूखे मेवे में 20% पानी होता है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, मतलब एक तरफ है जैसे फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, एक तरफ है ड्राई फ्रूट, हमने मान लिए ड्राई फ्रूट। देखो फ्रेश फ्रूट में भी वाटर होगा और पल्प होगा, पल्प का मतलब गूदा। ठीक, ड्राई फ्रूट में भी वाटर होगा और पल्प होगा। ठीक, अब इसे लेकिन अब इसने क्या बोला है, जो ताजे फल है उसमें 68% पानी है, जो ताजे फल है उसमें 68% क्या है, पानी। ये तो पल्प कितना होगा इसमें, तो वो बचेगा 32%, तो 32% इसमें गूदा होगा। अब ये सूखे मेवे उसमें 20% पानी है, मतलब उसमें जो ड्राई फ्रूट है उसमें 20% पानी है, वाटर। तो पल्प कितना बचेगा इसमें, 80%, ये 80%। अब इसने देखो क्या बोला है, 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो जो पल्प है दोनों में पल्प तो बराबर ही होगा ना। ठीक, पानी तो ऊपर नीचे हो सकता है सूख कर। तो देखो 100 किलोग्राम फल था हमारे ताजे फल, मानो 100 किलोग्राम थे हमारे पास ताजे फल। ठीक, अगर मैं इसका पल्प निकालूं गूदा, वो निकलेगा 32%, ये 32% था ये। ठीक, तो वो बराबर किसके होगा, जो ड्राई फ्रूट का पल्प है। तो मानो यहां हमने मान लिया ड्राई फ्रूट ये, तो इसका पल्प कितना 80%, ये इसके बराबर तो होगा, क्योंकि पल्प तो बराबर होगा ना दोनों में। अब इसे सोल्व करके ड्राई फ्रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट लेंगे। ठीक, 80 मतलब एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, बचा 8, 8 से इधर 8 चौक 32, ये खत्म हो जाएगा इधर 4 बार, 10 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 10 चौक 40, तो 40 क्या आ जाएगा हमारा ड्राई फ्रूट, बिल्कुल बेसिक से बताया है। तो ड्राई फ्रूट कितना होगा हमारा 40, सूखे मेवे तो 40। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।
तो इस तरीके से करने होते हैं ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसने क्या कहा है, ताजे अंगूर में 75% पानी होता है और सूखे अंगूर में 12% पानी होता है, तो 1760 किलोग्राम ताजा अंगूर से कितने किलोग्राम सूखे अंगूर प्राप्त किए जा सकते हैं। सेम क्वेश्चन है ये भी, इसे भी ऐसे करेंगे। ठीक, देखो मैं अब लिखवा नहीं रहा कि फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट कितने कितने, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो कैसे, मतलब 1700 किलोग्राम ये ताजे फल है, यानी सॉरी 1760, ये 1760 हमारे पास क्या ताजे फल। अगर मैं इनका पल्प निकालूं गूदा, वो ड्राई फ्रूट के बराबर रहेगा जितना ड्राई फ्रूट में गूदा है। तो इनका गूदा जब 75% पानी है ताजे फल में, तो इसका मतलब 25% गूदा होगा। तो 25% जो इसका गूदा है, ठीक, वो बराबर कितना होगा जितना ड्राई फ्रूट में गूदा है। ठीक, तो ड्राई फ्रूट निकालना हमें, तो ड्राई फ्रूट यहाँ डी, ड्राई फ्रूट हम एक्स भी मान सकते हैं ड्राई फ्रूट को हम, लेकिन हमने ड्राई फ्रूट ही लिख लिया शॉर्टकट में। तो इसमें सूखे अंगूर में बोला था 12% पानी होता है, तो इसमें पल्प यानी जो गूदा वो कितना बचेगा 88%। तो इसका मतलब 88% इसमें होगा गूदा। तो ये बनेगी इक्वेशन, ड्राई फ्रूट निकाल लीजिए इस प्रकार। ठीक, तो ऐसे करते हैं। तो हमें हमेशा पल्प यानी गूदे को इक्वल करना होगा, बस उससे निकालते हैं। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 88 जाएगा नीचे, यानी 1760 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 88, ये ठीक, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। इसे काटिए, तो 11 से काटेंगे, 11 अट्ठे 88, इसे काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 छिक 66, ये हो गया 160। और 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, यानी बचेगा 20। 20 की मल्टीप्लाई 25 में होगी, तो 25 दूनी 50 यानी 500। ये क्या आ गया हमारा ड्राई फ्रूट। ठीक, तो 500 क्या आ गया हमारा ड्राई फ्रूट, जो कि है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, तो कितने आसान से यानी बेसिक से क्वेश्चन है, और आपको चलो आगे बताऊंगा कुछ चीज। ठीक, तो ऐसे करने होते, मैंने 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं उस टाइप के, क्योंकि 2 ही बहुत है। अब देखो मैं करवाने वाला हूं ये डेप्रिसिएशन एंड पॉपुलेशन चेंज, यानी मूल्य ह्रास और जनसंख्या परिवर्तन पर जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक, ये वाला टाइप करवाने वाला हूं। तो इसका पहला क्वेश्चन है ये, मतलब टोटल वैसा 11वां मतलब 11th क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का पहला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला है, एक उपकरण का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% तक कम हो जाता है, 3 वर्ष के बाद उपकरण का मूल्य कितना कम होगा। ठीक, अब इसके कई तरीके हैं, मैं कई तरीकों से बताऊंगा। ठीक, टेंशन मत करना। इसने क्या बोला, 20% तक कम हो जाता है, 3 वर्ष के बाद बताना, यानी 3 साल तक लगातार कम हो रहा है वो। ठीक, जैसे मैं आपको बताऊं, यानी कि जैसे 20% है, 20% क्या होता है 1/5, क्योंकि 20/100 लिखेंगे। ठीक, ये चीज जब फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो मैंने पहली क्लास में बताई थी, इसलिए तो बताई थी जिससे कि आपको सब पता हो। ठीक, तो 1/5 ये कह रहा है कि 5 पर 1 बढ़ जाता है, इसका मतलब ये तो हुआ 5 पर 1 बढ़ जाता है, यानी कि पहले 5 था फिर हो जाता है 6, इस प्रकार। ठीक, तो 20% तक 3 वर्ष के बाद, मतलब जैसे एक्स है, मतलब किसी उपकरण का मूल्य एक्स है, तो पहले साल क्या हुआ 6/5, यानी 5 पर 1 बढ़ गया। ठीक, दूसरे साल भी वो 20% से बढ़ा, मतलब 1/5 से बढ़ा, यानी 6/5 फिर हो गया, 5 पर 1 बढ़ रहा है। ठीक, फिर दोबारा तीसरे साल फिर 6/5 हो गया। ठीक, अब मानो उसका जो नया वो मूल्य है वो x1 आ गया, ये ठीक x1। ठीक, अब इसे x/x1 इसे भेजेंगे यहाँ। ठीक, 5 पंजे 25 पंजे 125 से चला जाएगा इधर, यानी ऊपर ये 125, 6 चंग 36 छिक्का, 6 चंग 36, 6 ते 18, 216। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी उल्टा कर रहे हैं, 20% तक यहाँ कम बोला था, मैं कर रहा हूँ ज्यादा से। ठीक, तो 20% तक कम हो जाता है, यानी 6 नहीं आएगा यहाँ, यहाँ आएगा 4, यानी 5 की वैल्यू 4 हो जाती है, कम हो रहा है। तो यहाँ भी हमारा जो ऊपर हमने 6 लिखा है। ठीक, ठीक, तो यहाँ हमारी क्या आएगी 4/5, यहाँ भी 4/5, और यहाँ भी 4/5। ठीक, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, अरे 4 चौक 16 चौका 64, ये 64। ठीक, तो ये क्या दर्शा रहा है, मान लो हमारा जो बाद का मूल्य है वो है 64 और पहला था 125, तो कितना कम हो गया, 125 में से अगर 64 घटाए, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, तो 61 कम हो गया हमारा, 61, क्योंकि पहले था 125, बाद में कितना होगा 3 साल बाद 64। तो जो 61 कम हुआ है वो 125 पर तो कम हुआ है, क्योंकि पहले तुम्हारा 125 वैल्यू थी, तो 125 पर वो कम हुआ है, इसका निकालना है परसेंटेज। तो ओवरऑल इतना परसेंटेज कम हो जाएगा। इसे सोल्व करते हैं, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125,
4 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 4 एकम 4, 4 चिंग 24 अपॉन 5, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 फिर 5 अट्ठे 40, फिर 5 अट्ठे 40, तो ये आ जाएगा 48.8%। तो 48.8% दिया है ऑप्शन फर्स्ट में। ठीक, तो ऐसे करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीका। अब देखो मैं सेकंड मेथड बताता हूँ इसका, देखो नए पेज में बताता हूँ। तो 20% की कमी हो रही है 3 बार, ठीक, यानी 20% मतलब 1/5, 5 पे 1 की कमी हो रही है, यानी कि 4/5, यानी कि 4/5 पहले वर्ष ये, दूसरे वर्ष फिर 4/5, तीसरे वर्ष फिर 4/5। ठीक, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे चाहें तो, जैसे 4/5 है, इसकी पावर सीधी क्या कर दो 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसे सोल्व करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64/125 ये आ गई। ठीक, तो इसे सीधे भी कह सकते हैं हम। ठीक, 125 से कितना कम हो गया, 64 हो गया, तो 125 से 64 मतलब 61 कम हो गया 125 पर, ये मल्टीप्लाई 100। तो सीधे हमें ऐसे निकालते जल्दी से जल्दी। ठीक, और मैं इसका देखो दूसरा तरीका बताऊं, एक और एक निकाल सकते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट से, यानी सक्सेसिव परसेंटेज से। हालांकि ये चीज जब प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो चैप्टर आएगा उसमें डिस्काउंट वगैरह पढ़ाया जाएगा, तो वहां चीज मैं बताऊंगा सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को उससे भी कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में जानकारी दे देता हूँ। जैसे सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, ठीक, जैसा ये ए प्लस सॉरी मानो ए और बी है, ठीक, इनका हमें सक्सेसिव परसेंटेज निकालना है, तो वो होगा ए प्लस बी माइनस, यानी प्लस सॉरी माइनस ने ए बी अपॉन 100। ठीक, सक्सेसिव परसेंटेज से हम डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक, जो जिसे हम क्रमिक डिस्काउंट बोलते हैं, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक, तो हम जैसे 3 का भी होता है, तो 2 का है, 3 का भी होता है, लेकिन आप चाहो तो 2 से भी कर सकते हो। जैसे मानो उसने माइनस यानी 20% की 3 बार कमी हो रही है, यानी 20%, फिर यहाँ 20%, फिर यहाँ 20%, माइनस माइनस लगा रहे, 3 बार क्या हो रही है, कमी। ठीक, तो हम यहाँ सक्सेसिव परसेंटेज से करेंगे, तो ए प्लस बी यानी -20 माइनस हो जाएगा 40। ठीक, फिर ए इंटू बी यानी 20 की 20 में मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा प्लस का, यानी 20 400 और अपॉन 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ बचेगा प्लस का 4, 40 में 4 जाएगा, वो आ जाएगा माइनस के 36। तो इन दोनों को सोल्व करके क्या है, माइनस के 36, अब क्या -20 इसके साथ कर लेंगे। ठीक, ये यानी -36 और एक है दूसरी संख्या -20, इनका निकालेंगे अगर हम, तो ए प्लस बी ने जोड़ेंगे वही, तो -36 -20 कितने हो जाएंगे, -56। ठीक, अब फिर इनकी दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का आ जाएगा, यानी कि 36 दूनी 72 ये, और अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, पॉइंट लग जाएगा यहाँ 7.2। जब माइनस के 56 है, प्लस के 7.2 घटेगा तो माइनस की आएगी वैल्यू। ठीक, 56 में से 7.2 जाएगा तो कितने बचेगा, यानी 48.8। तब भी क्या आया, ओवरऑल 48.8। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, यह है सक्सेसिव परसेंटेज के थ्रू। अब मैं चाहूं तो आपको एक तरीका और बता सकता हूं, जैसे चलो बाद में बताऊंगा, ठीक, इस तरीके को, क्योंकि तरीके तो बहुत होते हैं करने के। ठीक, चाहो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 20% से कम हो जाता है, यानी 5 पे 1 कम हो जाता है 4। ठीक, मतलब 5 पर 1 कम हो जाता है, यानी पहले 5 था फिर हो जाता है 4, ये था पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष भी 5 पर 4 हो गया, तीसरे वर्ष भी 5 पर 4 हो गया। ठीक, और हम ओवरऑल निकालेंगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 125 था, कितना होगा, 4 चौक 16 चौका 64 ये। तो आप देख सकते हो कितना कम हुआ, 125 में 64 घटाएंगे तो 61 कम हुआ 125 पर, अब मल्टीप्लाई 100, यहां से भी आप कर सकते हो। ठीक, तो एक तरीका ये हो गया। अब देखो एक और तरीका बताता हूँ। ठीक, एक तरीका बताता हूँ, मतलब बी, जैसा मानो हमारा उपकरण का जो मूल्य था वो मान लिया हमने 100। ठीक, तो 3 बार 20-20% करके कम हो रहा है ना, 3 बार। तो पहले बार जब हमने 20% से कम किया तो 100 का 20% निकालेंगे 20, 100 में से 20 जाएगा 80, तो फर्स्ट कितना बचेगा 80, 20% कम करने के बाद। ठीक, फिर जब दोबारा हमने 20% कम किया तो 80 का 20% निकालेंगे, यानी 80 का 20% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो करो, 8 दूनी 16, कितना बचा 16। ठीक, तो 80 में से 16 जाएंगे, वो कितना बचेगा 64, तो अब कितना बचेगा 64। ठीक, फिर दोबारा तिबारा कह रहा है कि 20% से कर दो कम। ठीक, 64 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 64 दूनी 128। ठीक, निकाल सकते हैं, यानी कि 64 का
20% निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 64 दूनी 128 यानी 12.8। तो क्या आ जाएगा 12.8, इसमें से जब 64 में से जाएगा तो ये क्या बचेगा 51.2। तो 51.2 यानी कि 100 से हमारी घटकर कितनी आ गई 51.2। ठीक, तो कितनी घटी आप देख सकते हैं, 100 में से अगर 51.2 को माइनस कर दे तो आएगा 48.8। तो 48.8 कम हो गई। ठीक, 100 पर मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगी क्या 48.8 ही बचेगी। तो आप चाहो इसे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, तो मैंने सारे टाइप बता दिए एक क्वेश्चन को करने के। ठीक, क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये आप पर आनी ही चाहिए। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है ये, इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या इतनी है और उसकी वार्षिक वृद्धि 10% है तो 3 वर्ष के अंत में उसकी सही जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष के अंत में मतलब उसकी जनसंख्या है 64,000। ये ठीक, 10% की वृद्धि हो रही है 3 वर्ष तक लगातार। ठीक, मतलब 10% का मतलब क्या होता है। ठीक, 10/100, ये एक जीरो से एक जीरो मतलब क्या बचेगा 1/10। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। ठीक, 1/10 का मतलब वृद्धि हो रही है, यानी 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 11/10। ठीक, तो जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, जो पहले साल हो जाती है 11/10। ठीक, दूसरे साल भी क्या हो जाती है 11/10। ठीक, तीसरे साल भी क्या हो जाती है 11/10। ठीक, 3 वर्ष के अंत तक बतानी है हमें। अब इसे सोल्व कर सकते हैं, देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 में 121, फिर 11 में करेंगे तो 1331, क्योंकि 11 का क्यूब क्या होता है 1331। अब मल्टीप्लाई 64 से, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, 4 एकम 4, लास्ट में क्या आएगा 4 ही आ गया। ठीक, तो हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सोल्व करोगे क्या आएगा यही आएगा आंसर 85,184। ठीक, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य 6250 रुपए है। यह पहले वर्ष के दौरान 10%, दूसरे वर्ष के दौरान 20% और तीसरे वर्ष के दौरान 30% तक घट जाती है। 3 साल बाद इसका मूल्य बताना है। ठीक, तो कितना है 6250, ये है मूल्य। पहले वर्ष 10% से घटती है, वो घटने की कह रहा है ना, हाँ 10% से घटती है मतलब 1/10, 10 पर 1 घटेगी यानी कि 9/10। तो कितनी हो जाएगी 9/10। ठीक, क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 1/10, यानी घटने की बात कर रहा है तो 10 पर 1 घटेगी, बढ़ने की बात करता है 10 पर 1 बढ़ेगी 11/10 हो जाता। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं 9/10। अब देखो मैंने तो ऐसा बता रहा हूँ, या आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे 10% से घटी, तो 10% से घटी का मतलब वो 90% हो जाएगी। तो 90% का मतलब 90% हो जाएगी 100 पर, 100% पर। ऐसे भी लिख सकते हैं 1010, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 90%। तो 90% का मतलब परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, जब भी क्या आएगा 9/10। तो तरीके होते हैं लिखने के कुछ, जो कि आप पर ये आने चाहिए। तो इसने क्या बोला, पहले 10% से घटी और दूसरे वर्ष 20% से घटी। 20% का मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 पर 1 घटी है, मतलब 4 हो गई 5 की जगह, यही कह रहा है। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं 20% से घटी, तो इसका मतलब 80% बचेगी। 80% का मतलब 4/5, यही जब परसेंटेज को हटाएंगे और 100 से करेंगे डिवाइड। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तीसरे वर्ष कह रहा 30% तक घट जाती है। 30% का मतलब 70%, 70% का मतलब 7/10, ये यानी 70% ये। ठीक, और 70 परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे कर देंगे 100 से डिवाइड, तो क्या बचेगा 7/10। ठीक, तो ये हो जाती है 3 साल बाद मूल्य, 3 साल बाद बताना, मतलब पहले साल इतनी घटी, दूसरे साल फिर ये, तीसरे साल ये, अब इसका मूल्य बताना। अब इसे काट सकते हैं, देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक, 5 से काटेंगे 625 को, आ जाएगा 125। ठीक, 125 आ गया, क्योंकि 25 पंजे 100, हाँ अब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 9 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 9 पंजे 45 को 5 का हासिल 4। ठीक, और 12 निम्मा 108 और 4 112। ठीक, अब अगर इसे काटे हम, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये आ गया। ठीक, यानी मल्टीप्लाई 2 7 और अपॉन 5, और इसे हम 5 से काटें तो 5 दूनी 10 एक 11, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 225 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कैलकुलेशन गलत होगी। दोबारा करते हैं, देखो
मुझे कह रहा था 6250 रुपए हैं। पहले वर्ष कितने घटे 10% से, मतलब बचेगी 9/10। दूसरे वर्ष कह रहा है 20% से घटी यानी कि 4/5। तीसरे वर्ष कह रहा है 30% से घटी मतलब 7/10। ठीक, इसे हमने काटा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गई। 5 से इसे काटा तो 125। ठीक, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। ठीक, और 5 से फिर इसे काट सकते हैं, आ जाएगा 25। ठीक, अब क्या बचा, यानी कि 25 निम्मा 225 मल्टीप्लाई 2 सत्ते 14। 14 से करेंगे 14 पंजे 70 की जीरो हासिल 7, 14 दूनी 28, 7 35 को 5 का हासिल 3, 14 दूनी 28, 3 31। तो क्या आ गया 3150। तो 3150 है ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो इसमें क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि में से 12% कटौती करने के बाद और फिर 25% घटाकर 2508 छोड़ दिया जाता है तो फिर प्रारंभिक राशि बतानी है। मतलब ये कह रहा है कि एक राशि है, ठीक, मानो वो राशि 100 मान ली, ठीक 100 मान ली, तो कह रहा 12% हमने कर दी कटौती, तो 12% कटौती करेंगे तो वो बचेगी 88। 100 का 12% होता है 12, उसमें से घटाएंगे तो 88 बची। इसमें से भी फिर कह रहा 25% घटाकर, तो जब 25% घटाकर इतना छोड़ दिया जाता है, और हम 25% घटा देंगे तो बचेगी 75%। ठीक, तो यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 75%। ठीक, या हम लिख सकते हैं 25% घटाकर। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। 1/4 का मतलब 4 पर 1 घटा दिया, तो इसका मतलब 3/4 बचेगा। ठीक, ठीक, 75% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे यानी परसेंटेज को हटा के 75/100। ये तरीके हैं लिखने का अलग अलग, जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कई तरीकों से। यानी कि इसे भी लिखेंगे 75/100, इसे काटेंगे 25 75, 25 चौका 100, तो ये भी क्या आ जाएगा 3/4। ठीक, क्या आ जाएगा ये 3/4, ये 3/4। तो ये वैल्यू कितनी बची 2508, ये कह रहा था, ये बची 2508। हमें क्या निकालना है इनिशियल वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालनी है जो हमने मानी थी। अब देखो कर सकते हैं, 11 से काटेंगे 11 8 88, यहां से 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 3 11 दूनी 22 और 11 8 88। फिर इसे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, और 6 से पूरे को काटेंगे, यहां बचेगा 1। ठीक, यानी कि 6 तिया 18 और 6 अट्ठे 48। ठीक, ये आ गई 1 की वैल्यू। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगी 100 की वैल्यू क्या आ गई हमारी जो हमने मानी थी 3800। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि है ऑप्शन डी 3800। ठीक, तो जैसे मैंने यहाँ 100 माना था, आप चाहो तो इसे x मान के भी कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, 100 इसलिए मान लेते हैं जिससे कि हमें आसानी होती है। ठीक, जैसे हमने वो राशि मान ली x, उसमें करीब 12% की कटौती, 12% की जब कटौती करेंगे वो बचेगा 88%। 88% की हटाने के लिए हम डिवाइड करेंगे 100 से, यानी 88/100 ये बची। फिर ये कह रहा है 25% फिर घटा दिया, तो जब 25% हम घटा देंगे तो वो बचेगा 75%, यानी 3/4 ये। ठीक, अब ये टोटल कितनी बची फिर 2508। 2508, अब देखो 4 से काटेंगे तो 22। ठीक, अब 22 यानी x मल्टीप्लाई 22/100 मल्टीप्लाई 3, ये 2508। 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88। ठीक, और 2 तिया 6, 6 से करेंगे यानी कि x, तो 6 से काटेंगे तो 6 तिया 18, 6 अट्ठे 48, 100 है, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा ये इधर, तो हो जाएगा 3800। तो अब भी क्या आया 3800। तो आप चाहो कैसे भी कर सकते हो। ठीक, 100 हम इसलिए मानते हैं जिससे कि हमारी वैल्यू आसान हो जाती है। नेक्स्ट है ये, इसमें कह रहा है कि रामपुर गांव की जनसंख्या 10 लाख है, जनसंख्या में वृद्धि की दर 10% प्रति वर्ष है, लेकिन हर दूसरे वर्ष में 10% लोग मर जाते हैं, तो चौथे वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है देखो, मतलब कह रहा है कि जो गांव की जनसंख्या कितनी है 10 लाख, यानी 10 लाख। 10 लाख को हम कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये जनसंख्या, ये कह रहा है कि हर साल 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि का मतलब 10% का मतलब होता है 1/10 वृद्धि हो रही है। वृद्धि कही है ना सर, हाँ 1/10, 1/10 का मतलब 11/10, 10 पर 1 यानी 10। देखो मैं बता देता हूँ, 10% का मतलब 1/10, 1/10 की हो रही है वृद्धि, यानी 10 पर 1 बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा 11/10। ठीक,
तो 11/10 हो रही है, 4 साल के बाद बतानी है, यानी 11/10 जो है वो 4 साल तक होगी ना, तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, वो स्क्वायर क्या रहा पावर कर सकते हैं 4। अब लेकिन इसने दूसरी बात भी बोली है, हर दूसरे वर्ष 10% लोग मर भी जाते हैं, हर दूसरे वर्ष, मतलब 4 साल की पूछ रहा है, तो 4 साल में 2 बार मरेंगे ना लोग, 2 दूनी 4, क्योंकि हर दूसरे वर्ष मर रहे हैं 10%। ठीक, तो इसका मतलब 4 साल में 2 बार मरेंगे 10-10% लोग, तो 10% का मतलब 1/10, तो 1/10 लोग मर रहे हैं, मतलब 10 पर 1 कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब 9/10। ठीक, तो इसका मतलब जो 9/10 है वो 2 बार होगा, तो इसका मतलब इसे स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये अब जनसंख्या इतनी बचेगी। ठीक, क्योंकि हर दूसरे वर्ष 10% लोग मर रहे थे, वो ये आ गए, और 4 साल तक 10% की वृद्धि हो रही है, वो ये होगी। अब इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो इसे सोल्व कैसे करेंगे, 10 की पावर है 6 मल्टीप्लाई 11 की पावर 4, इसे ऊपर अलग अलग करके लिख लो, अपॉन 10 की पावर 4 यहाँ। ठीक, 9 की पावर 2 ये, और 10 की पावर 2 नीचे ये। अब देख सकते हैं 10 की पावर 4 और 10 की पावर 2, 10 की पावर आ जाएगी 6, ऊपर भी 10 की पावर 6, तो ये खत्म हो जाएगा पूरा दोनों। क्या बचेगी, 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2, तो 11 की पावर जो 4 होती है वो होती है 14641, जो कि मैंने आपको याद करने के लिए बोला था पावर 4 तक, वो 11 तक ही बोला था। 11 तक मैंने क्यों बोला था, क्योंकि 11 की पावर 4 कई बार आती है क्वेश्चनों में, 9 की पावर 2 होती है 81, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 9 भी लिख सकते हैं। अब इसे सोल्व कर लीजिए। ठीक, अगर हम इसे सोल्व करते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36 को 6 का हासिल 3, 9 छिक्का 54, 55 56 57 को 7 का हासिल 5, 9 चौक 36 5, 41 को 1 का हासिल 4, 9 एकम 9, 9 4 13, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 नाम 81 को 1 का हासिल 8, 9 छिक्का 54 और 8 62 को 2 का हासिल 6, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 6 69, तो देखो लास्ट में आएगा 9 से 21, पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो लास्ट में क्या आएगा हमारा 9 से 21, 9 से 21 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। जो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसका देखो दूसरा तरीका एक मैं बताऊं, आप चाहो तो यही भी चेक कर सकते थे, 9 का मल्टीपल आएगा हमारा आंसर, तो चेक कर सकते हैं 9 का मल्टीपल क्या है, 3 और 1 4 3 7 और 1 8 5 13, 2 15 1 16, 16 16 मतलब 6 और 1 7, तो ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है। इसे चेक करेंगे तो 2 1 और 2 3 और 1 4 4 4 8 5 13, 6 19 5 24, 24 मतलब 2 और 4 6, तो ये भी नहीं है 9 का मल्टीपल। इसे चेक करेंगे 1 और 1 2 और 8 10, 5 15, ठीक, 9 को छोड़ दो, 15 2 17 और 1 18, 18 मतलब 8 और 1 9, तो ये 9 का मल्टीपल है। 1 और 2 3 2 5 और 5 10, 6 16 1 17, 1 और 2 3 2 5 और 5 10 और 6 1 7 यानी 17, 17 क्या होगा 7 और 1 8, यानी ये भी नहीं है। तो देखो 9 का मल्टीपल एक ही है, तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमें पता पड़ गया कि 9 का मल्टीपल हमारा आंसर आएगा, तो हम चेक कर सकते हैं 9 का मल्टीपल कौन सा है। अगर आप पर 9 का मल्टीपल नहीं आता, देखो इसमें चाहो तो 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, क्योंकि हमारा 11 भी तो है। ठीक, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो और 9 का मल्टीपल चेक कर लो, अगर ऑप्शन एक में है वो तो आप करेंगे, अगर मान लो 2 ऑप्शन में दे दिए 9 का मल्टीपल, तो आप फिर सोल्यूशन आपको करना ही पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। और रही बात इनकी 9 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल, इन्हें कैसे चेक करते हैं, तो टेंशन मत करो, जब नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा तो वहां सारी चीज बताऊंगा कि 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, 9 ठीक सारे इनके रूल बताऊंगा। ठीक, चाहो तो मैं बीच में बता सकता हूँ क्लास के, अभी 9 और 11 का बता दूंगा, टाइम बचेगा तो लास्ट में। इसमें कह रहा है कि 2008 में एक कस्बे की आबादी 80,000 थी, 2009 और 2010 में जनसंख्या क्रमशः 26% और 22.22% बढ़ जाती है। 2011 में जनसंख्या घट जाती है, 2012 में जनसंख्या फिर से 36.36 बढ़ जाती है। अगर 2012 के अंत में शहर की जनसंख्या 1,05,000 थी, तो 2011 में जनसंख्या कितने प्रतिशत कम हुई। बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें देखो क्या कह रहा है, मतलब आबादी थी हमारी 80,000, ये आबादी कितनी थी 80,000, 1 2 3 4, ठीक 80,000। इसने क्या कहा 2009 और 10 में, 9 में बढ़ी 26%, 26% बढ़ी मतलब 126 हो जाएगी, 126% यानी 126/100 ये। अब दूसरे साल क्या किया इसने 22.22,
परसेंट से बड़ी। देखो 22.22 क्या होता है, ठीक 22.2 मतलब आपको ये तो पता होगा 11.11 क्या होता है, 11.11 होता है हमारा 11.11। सॉरी मैं एक बात और बता दूं, जैसे पॉइंट के बाद के जो डिजिट होते हैं उन्हें हम एक एक करके बोलते हैं, जैसे 11.11 ऐसे बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे 11.11। ठीक, ये इनकरेक्ट होता है। मैथ में पॉइंट के बाद की जो डिजिट होती है उन्हें एक एक करके बोला जाता है, चाहे वो कितनी ही लंबी हो। लेकिन मेरे मुंह से कभी कभी निकल जाता है जैसे 11.11, ठीक, तो ये मत समझना 11.11 बोला जाता है। तो 11.11 जो होता है वो होता है 1/9। ठीक, ये तो आपको पता ही होगी, सब बताई थी ये चीज। तो वन, अगर मान लो इसमें दोनों तरफ में 2 से कर दो मल्टीप्लाई, इधर भी कर दूं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, 2.22, इधर क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2/9। तो देखो 22.22 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/9। तो इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। तो 22.22 की वैल्यू क्या आ गई 2/9। तो 2/9 बढ़ जाती है, इसका मतलब 9 पर 2 बढ़ जाती है, तो 9 और 2 11 हो जाती है वो। तो जो 2010 में वो 11/9 हो जाती है। अब देखो आगे क्या कहा था, आगे कहा 2011 में जनसंख्या घट जाती है। मानो वो जनसंख्या घट गई एक्स से, x% से। जैसे मानो कोई संख्या 20% से घट जाती है, तो 20% से घट जाती है मानो, तो 20% का मतलब हम इसे ऐसे लिखते हैं 100 माइनस 20 यानी 80, 80% बचेगी वो संख्या। ठीक है, ऐसे तो लिखेंगे बाद में 80/100, ऐसे तो लिखते हैं। ठीक, तो इसे भी हम ऐसे लिखेंगे। मानो x% से घट जाती है, तो x% मतलब वो 100 माइनस एक्स ये बचती है अपॉन 100, इतने परसेंटेज वो बचती है। ऐसे जैसे मैं थोड़ा सा और बता दूं, मानो हमारे पास कोई 50 संख्या, मैं कह लगूं ये 20% से घट जाती है, तो 20% हम कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखते हैं 20% से घट जाती है मतलब 80% बचेगी, तो ये 80% ये। ठीक है, 80% हमने कैसे लिखा होगा मैं आपको ये भी बता दूं, 50 है ये 20% से घटी है, तो इसका मतलब 100 माइनस 20 अपॉन 100 ऐसे तो लिखा होगा हमने। तो हमने इसे भी ऐसे लिखा क्योंकि x% से घटी है, तो 100 माइनस एक्स बटे 100, तो हमने ऐसे लिखा ना। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं जिससे कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो। अब इसने क्या कहा 2012 में जनसंख्या 36.36 इससे बढ़ जाती है। देखो ये 36.36 ये क्या होता है मैं ये भी बता दूं, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, ये तो मैंने बताया था 9.09। ये क्या होता है 1/11, 1/11 होता है। और मानो मैं दोनों तरफ 4 की कर दूं मल्टीप्लाई, ठीक, तो 4 निम 36 और यहाँ भी आ जाएगा 4 निम 36, यहाँ क्या आ जाएगा 4 एकम 4 4/11। तो 36.36 जो होता है वो 4/11 की वैल्यू होती है। ठीक, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए 4/11। तो इसका मतलब 4/11 से बढ़ जाती है, यानी 11, ये जैसे मैं बता दूं 4/11 से बढ़ जाती है मतलब 11 पर 4 बढ़ जाती है, इसका मतलब वो 15 हो जाती है 11 की जगह। ठीक, यही तो है। ठीक, अब इसने क्या बोला है 2012 के लास्ट में जनसंख्या होगी 1,05,000, ये 1,05,000 ये। अब इसे सोल्व कर लो और एक्स की वैल्यू निकाल दो, ये पूछा था जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये वाली। ठीक, अब इसे देखो सोल्व करते हैं। 3 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो पहले, ठीक। अब यहां 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, ये वाली, ठीक। यहां बचा 8, देखो 11 से 11 खत्म हो जाएगा, 15 से काटेंगे तो 15 सत्ते 105, यहाँ बचा 7 और 1 जीरो और यानी 70, यहाँ बचा 70। ठीक, अब और क्या कर सकता है, देखो लिख लो इसे पहले, 8 मल्टीप्लाई 126, ठीक, मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स बटे 100, ठीक। अब मल्टीप्लाई ये 9 भी है, ये 9, ठीक, यहाँ ये दोनों कट गए थे, इधर है 70। देखो 9 से अगर हम काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये आ गया 14, ठीक। अगर हम इसे 7 से काटे तो 7 दूनी 14, यहाँ गया 2, यहाँ बचेगा 10, ठीक। तो 8 दूनी 16, 100 माइनस एक्स और अपॉन 100, और यहाँ है हमारा 10, ये बचा, ठीक। इसे हम 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, ठीक। 5 की इधर होगी मल्टीप्लाई, जो और भी काट सकते हैं, जैसे 2 चौक 8 और 25 चौका 100, ठीक। 25 जाएगा इधर, 25 पंजे 125 और 2 की हो जाएगी अंदर मल्टीप्लाई, यानी कि 200 माइनस 2x, ये होगी। अब 25 पंजे 125, इधर हो गया 125, ठीक। 2x जाएगा इधर, 125 आएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस के 200 में से 125 जब हम घटाएंगे
तो बचेगा 75, ये इधर बचेगा 2x, 2 से काटेंगे 75 को, ये आ जाएगा 37.5। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 37.5। तो हमें यही निकालनी थी, तो 37.5 किसमें है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बस इसमें कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। असली तो हमारा यहाँ था कि हमें क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि किस तरीके से करना है, बस उसके बाद कैलकुलेशन बचती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है ये, इसमें कहा है एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का अंतर 52.5 रुपए है, तो पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। तो बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक। तो ये बढ़िया क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। अब देखो इसे मैं बताता हूँ, हालांकि इसे अगर वैसे करने लग गए बेसिक्स तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन मैं इसका एक बढ़िया तरीका बताऊंगा अभी। मतलब ये कह रहा है कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है हर साल। दूसरे साल और तीसरे साल जो उसकी कीमत का अंतर इतने रुपए है, तो हमें पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत बतानी है। अब देखो, मानो वो मूल्य था P, ठीक, और पहले साल बाद उसका मूल्य होगा P1, ठीक, 5% बढ़ के, जब 5% की होगी वृद्धि, फिर इसमें 5% की वृद्धि हुई होगी, ठीक, मानो फिर हो गया P2, ये दूसरे साल, फिर 5% की वृद्धि हुई होगी, फिर हो गया मानो P3, ठीक, 5% की क्या होती जा रही है, वृद्धि। अब क्या बताना है, दूसरे तीसरे वर्ष के, ठीक, बस इतना ही, P3 तक कर लो। अब इसने क्या बोला है, इसने कही है जो इसकी कीमत, यानी कि जो दूसरे और तीसरे वर्ष का जो अंतर, यानी कि देखो दूसरे और तीसरे, तो तीसरे वर्ष ये है P3, यानी कि जो P3 है और दूसरे वर्ष है P2, इसका जो अंतर दिया है वो दिया है हमें 52.5, ये 52.5, ठीक। हमें निकालना है पहले वर्ष के अंत में राशि क्या होगी, यानी P1, ये निकालना है, पहले वर्ष के अंत में ये होगी ना। अब देखो इसे कैसे सोल्व करते हैं, जो पहले मैं P2 को बताता हूं, चलो P3 को, जो P3 है ये क्या है, ठीक, ये P2 का 5% बढ़ी है, मतलब 105% की वैल्यू है, यानी जो P2 है उसकी 105% की वैल्यू है ना ये P3, क्योंकि हर साल P2 जब P2 है मान लो, इसमें जब 5% की वृद्धि हुई जब तो P3 हुई, तो और जो सेम, और मैं P2 की बात करूं, ये P1 का 105% है, यानी जो P3 है वो P2 का 105% है ये, और जो P2 है वो P1 का 105% है ये, ठीक। तो अब इसी तरीके से करेंगे। देखो जो P3 है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार, यानी P2 का 105% ये, और माइनस P2 इज इक्वल टू 52.5। अब P2 अगर हम ले लें कॉमन, ठीक, और हमने ले लिया P2 कॉमन, तो यहां अंदर क्या बचेगा 105%, ये यहां बचेगा -1, 1 का मतलब इसे 100% भी कह सकते हैं, ठीक, 52.5। अब देखो ये 100% है, यानी 105%, अगर हम इसे परसेंट को हटाएं तो इसे देखो मैं मिटा सकता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक। जैसे 105% है मानो, तो इसे हम 105/100 लिखेंगे, ये ऐसे काटेंगे तो 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, तो ये भी तो लिख सकते हैं हम 21/20। और देखो माइनस में है 1, यानी ये 1, तो 20 जाएगा इधर, तो 20 से कम 20, 21 में से 20 जाएगा तो 1/20 बचेगा, ये 1/20। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते थे कैसे, जैसे 105 है, एक की वैल्यू क्या 100%, 105 में से 100% घटाएंगे तो वो बचेगा 5%, ये 5%, और 5% को जब हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे कर देंगे डिवाइड 100 से, और 100 से काटेंगे तो 20 बार, तो 1/20, तो क्या आ जाएगा 1/20, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/20। तो इसे बताने का मकसद सिर्फ यही था, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी कि P2 यहाँ आ गया हमारा 1/20, ये इसकी वैल्यू है ये 52.5। अब हमें P2, लेकिन हमें P1 निकालना है ना, अभी मैंने बताया था जो P2 है वो क्या है, वो P1 का 105% है, ठीक। तो यहां भी ऐसे लिख लेंगे, यानी जो P2 है उसे हम लिखेंगे क्या P1 का 105%,
105 बटे जब 100 करेंगे परसेंट को हटाने के लिए, तो इसे काटेंगे तो 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, ये आ जाएगा। और बटे मल्टीप्लाई 1/20 है ये हमारा ये, ठीक। और अपॉन 52.5, अपॉन कह रहा हूँ बराबर ये। अगर हम इसे काटें, देखो 21 से अगर हम इसे काटें तो 21 दूनी 42, 10 बचेगा पॉइंट, 21 पंजे 105, यह आ जाएगा 2.5, ठीक। P1 अब 2.5 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 20 मल्टीप्लाई 20 में, क्योंकि जो दोनों 20 है वो इधर पहुंच जाएंगे। 20 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो आ जाएगा 400, और 400 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 चौका 100, 1000। तो हमारा P1 क्या आ गया, 1000, जो कि है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। तो आप इसे ऐसे कीजिए, ठीक। तो इस तरीके से करने पड़ते हैं। अब देखो चाहो तो मैं इसका दूसरा टाइप भी बता सकता हूं। देखो दूसरा टाइप मैं बताता हूं आपको कैसे करते हैं। चलो पहले इसे कीजिए, तो अभी दूसरा रहने दो, इसी से कीजिए, ये भी बढ़िया तरीका है, ठीक। देखो दूसरा कुछ नहीं, यही है जैसे उसने बोला था 5% की हो रही है वृद्धि हर साल, यानी कि जैसे P1, P2 और P3, ठीक। ये प्लस का 5%, हर साल 5% की वृद्धि हो रही है। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, ठीक। तो उसने पूछा था ये P3 माइनस P2 की जो वैल्यू दी थी वो दी थी 52.5, ठीक, 52.5। तो देखो P3 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि P2 का 5% की वृद्धि हो रही है, यानी 21/20, ठीक, 21/20। और यहाँ हम P2 को डायरेक्ट P1 में अगर बदल दे, ठीक, तो P1 में अगर बदलेंगे फिर भी 21/20 ये, माइनस P2 को बदलेंगे तो P1 21/20 ये इक्वल टू 52.5, ठीक। अब देखो P1 और 21/20 तो आ गया कॉमन, ठीक। और नीचे यहाँ बचेगा 21/20, यहाँ बचेगा 1, तो 20 जाएगा इधर, 21 में से 20 जाएगा 1/20, ठीक। यहाँ आ गया 52.5, ठीक। तो इसे ये तो वही बन गया पहले की तरह, तो इसे फिर कर सकते हैं, 21 से काटेंगे तो 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, 400 की मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो P1 आ जाएगा हमारा 1000, ठीक। तो यही तरीका है इसका बेहतरीन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या के बीच का अंतर 55 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या क्या होगी। सेम टाइप क्वेश्चन है जैसा भी पहले करवाया था। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या हमने मान ली, पॉपुलेशन मान ली, पी पॉपुलेशन मान ली हमने, ठीक। तो 10% की वृद्धि हुई पहले साल, ठीक। तो वो मान ली हमने P1 हो गई। फिर दूसरे साल भी 10% की वृद्धि हुई, फिर मान लो P2 हो गई। फिर तीसरे साल 10% की वृद्धि हुई, फिर मान लो P3 होगी। फिर चौथे साल भी 10% की वृद्धि हुई, मान लो P4 हो गई। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या के बीच का अंतर, यानी कि चौथा वर्ष ये है और तीसरा वर्ष ये है, यानी कि P4 जो है उसका जो अंतर है P3 से वो कितना दिया है, 55 दिया है, ठीक। और हमें क्या बताना है, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या, तो दूसरे वर्ष के अंत में मतलब P2 बताना, हमें इस बात करें P2 बताना है। देखो P4 को हम क्या लिखेंगे वही मैं अभी बता देता हूं यहाँ। देखो जो P4 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 10% की हो रही है वृद्धि, 10% का मतलब, 10% का मतलब 10% का मतलब 1/10 और हो रही है वृद्धि, यानी कि 10 की वैल्यू क्या बन जाती है, 1 बढ़ जाती है, यानी 11 हो जाती है। तो 11/10, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी P3 का जो है ये 11/10, ठीक। P3 का 11/10, और जब P3 है वो P2 का, वो P2 का 11/10,
ठीक, जो P3 और P2 का 11/10 बस। अब इसे सोल्व करते हैं। जो P4 है इसे हम क्या लिखेंगे, P3 का 11/10 माइनस P3 इज इक्वल टू 55। P3 आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचा 11/10 -1, यहाँ क्या 55। ठीक, 10 एकम 10, 11 में से 10 जाएगा बचेगा 1, तो यानी 1/10, यहां बचेगा P3 मल्टीप्लाई 1/10 इज इक्वल टू 55। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। ठीक, अब देखो जो P3 है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, P2 का 11/10 ये, यानी P2 का 11/10 ये लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई 1/10 है ये, मल्टीप्लाई 1/10 और इज इक्वल टू 55 ये। ठीक, अब 11 से काटेंगे तो 11 पंजे 55, ये कट जाएगा 5 बार। ठीक, तो यानी P2 और नीचे क्या 10 मल्टीप्लाई 10 ये, और यहाँ क्या बचा 5, तो 10 दाम 100 ये P2 है, 10 दाम 100, 100 की 5 जमा होगी तो 500, तो P2 क्या आ गया हमारा 500। तो देखो ये आ गया हमारा P2, दूसरे साल का पूछा था, तो P2 क्या आ गया 500, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक, आपने देख ही लिया। तो अब हमारे इस क्लास में यहीं तक तो क्वेश्चन थे, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के टाइप है वो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो लगभग हमारा जो परसेंटेज चैप्टर है ये 6 वीडियो के आसपास, 6 वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपका एक क्वेश्चन मिस नहीं होएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। और मैं टेंशन मत करना, 6 वीडियो में मैं जितने भी टाइप होते हैं ना परसेंटेज के सारे करवाऊंगा, ऐसा नहीं कोई टाइप में मिस करवाऊंगा, और सब मैं बिल्कुल इजी वे में बेसिक तरीके में बताऊंगा। ठीक, बेसिक टू एडवांस। ठीक, अभी देखना जो आगे आगे जो टाइप आएंगे वो बहुत ही बढ़िया लेवल के होंगे, और उन्हें भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।